स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में अगर देखा जाए तो जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से रिलेटेड मैंने सारी बिंदुओं पे आपसे बातचीत किया था और इसके पहले वाली क्लास जो मैंने दिया था उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिया था, जिसमें ये बताने की कोशिश किया कि मुगलों की सत्ता जो थी उस इतनी विशाल साम्राज्य को धारण करने वाले मुगल साम्राज्य इतने का पतन कैसे हुआ। इन मुद्दों पे मैंने पूरी विवरण रूपी जितनी सारी बातें थी उन बातों पे मैंने आपसे एक वीडियो डाल करके मैंने पूरी बातों को परिचित कराने की कोशिश किया था। उसी से रिलेटेड मुगलों की सत्ता के पतन होने में जो तमाम सारे कारक के रूप में मैंने बताए थे उसमें एक कारक जो आता है वो एक कारक ये भी समाहित था कि मुगलों में आने वाले औरंगजेब शासक के बाद जितने सारे उत्तराधिकारी थे वो टोटल उत्तराधिकारी अयोग्य थे, यानी कि अयोग्य उत्तराधिकारियों ने मुगलों की सत्ता को पतन होने में कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार कारक के रूप में उसको भी बताया जाता। तो उससे रिलेटेड हम लोग मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। आज की जो मैं टॉपिक लेके आपके बीच चलूंगा वो टॉपिक हमारा होगा उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन में आने वाले उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों से रिलेटेड सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग को लेकर के मैं निरंतर प्रयास करता रहूं और पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। हम लोग चलते सीधे अपनी टॉपिक पे और हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल सम्राट, यानी कि हम लोग परावर्ती मुगल सम्राटों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। परावर्ती मुगल सम्राटों को अगर देखा जाए तो औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय तक अनेकों शासक आए, लेकिन इन तमाम सारे शासकों में कोई ऐसा शासक नहीं था जो मुगलों की बनाई हुई विरासत को अछूड़ रख पावे। यही कारण है कि औरंगजेब के बाद आने वाले अयोग्य उत्तराधिकारियों के ही कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख होते चला गया और एक समय ऐसा आता है जो भारत की धरती पे शासन करने वाले इतने बड़े और विशाल साम्राज्य को स्थापित करने वाले मुगलों की सत्ता जो थी वो मुगलों की सत्ता पतन की तरफ अग्रसित हो जाती। उन तमाम सारे उत्तराधिकारी जो अयोग्य उत्तराधिकारियों के रूप में आते हैं उसमें सबसे पहले जो उत्तराधिकारी को हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बहादुर शाह से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ से आप नोटबुक को बनाते चलिएगा बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ये गद्दी पर बैठता है और सत्ता का संचालन करता है 1712 तक, यानी कि 1707 से लेकर के 1712 तक इसके बारे में इतिहास बताया जाता है। अगर बहादुर शाह को देखा जाए तो बहादुर शाह से रिलेटेड क्या क्या सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि जो औरंगजेब था उस औरंगजेब का पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में अगर देखा जाए, पुत्र के साथ साथ उत्तराधिकारी के रूप में जो था वो बहादुर शाह गद्दी पर आए। पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि औरंगजेब का पुत्र और उत्तराधिकारी था। दूसरी बात इसका ये हम लोग जानेंगे कि जो बहादुर शाह था इसके बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह कई उपाधियों से सब अपने आप को सुशोभित किया था, यानी कि 63 वर्ष की अवस्था में जाकर के ये बहादुर शाह गद्दी को संचालन के रूप में लेता है। 63 वर्ष की अवस्था में इसको गद्दी नसीब होती है मुगलों की सत्ता को संचालित करने के लिए और इसका जो प्रारंभिक नाम बताया जाता है वो बताया जाता है मुहम्मद मुअज्जम या शाह आलम के रूप में इसका नाम बताया जाता है। इसका जो प्रारंभिक नाम था उसको भी आप लिख लीजिएगा, प्रारंभिक इसका नाम क्या बताया जाता है तो आप लिख लीजिएगा मुहम्मद मुअज्जम बताया जाता है, मुहम्मद मुअज्जम, या इसको शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, शाह आलम के नाम से। और ये गद्दी पर जब बैठता है तो ये उपाधि को विभूषित करता है। इसने जो उपाधि धारण किया था इसको भी आप नोटबुक करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। बहादुर शाह ने जो उपाधि धारण किया, दो महत्वपूर्ण उपाधि इसकी पूछी जाती है। एक उपाधि जो था वो बताया जाता है कि इसने शाह आलम की ही उपाधि को धारण किया था और दूसरा जो था वो बताया जाता है कि आलम शाह की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया था। तो उपाधि यहाँ लिख लीजिएगा शाह आलम लिखिएगा और दूसरा उपाधि इसका लिख लीजिएगा आलम शाह, इसकी उपाधि बताई जाती है।
अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग कहानी को देखते हैं। कहानी ये था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के मरने के बाद ये लाहौर में ही स्थित एक जगह था, जिस जगह का नाम था शाहदौला। उस शाहदौला नामक स्थान पे अपने आप को राजा घोषित कर देता। लेकिन इतनी आसानी से तो ये गद्दी को संचालित नहीं कर सकता है, क्योंकि मुगलों में एक से एक वीर पड़े हुए थे, और उन सारे वीरों में अगर देखा जाए या सारे कमजोरों में देखा जाए तो हर किसी को बादशाह बनने की आकांक्षा भरी पड़ी थी। यही कारण है कि जब ये शाह आलम गद्दी पर बैठने की बात करता है तो इसको तमाम सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उन चुनौतियों से निपटने के बाद ये सत्ता की बागडोर को संचालित करके मुगलों की स्थायित्व को बचाने के लिए राज सिंहासन पर बैठता। यही कारण है कि बहादुर शाह को मुगलों में आने वाले औरंगजेब के बाद बहादुर शाह एकमात्र ऐसा शासक दिखाई देता है जिसके बारे में इतिहास कुछ अच्छा कह पाता। वरना बहादुर शाह के बाद जितने सारे शासक आएंगे उन सारे शासकों को एक अयोग्य शासक के रूप में देखा जाता है। तो बहादुर शाह ने गद्दी पे बैठने के लिए जो युद्ध किया, उस युद्ध को अगर देखा जाए तो इसके समय जो युद्ध हुआ था, ये दो मुख्य युद्ध करता है, जिन दो युद्धों में बड़े विशाल बहुत अपने बड़े प्रतिद्वंदियों को समाप्त करता है अपनी गद्दी की प्रभुसत्ता को संचालित करने के लिए। तो ये जो गद्दी जो ये युद्ध करता है, उस युद्ध को यहाँ आप नोट करते चले गए। एक युद्ध ये करता है जजायू का युद्ध, अक्सर पूछा जाता है, जजायू का युद्ध ये करता। और इस जजायू के युद्ध में बहादुर शाह क्या करता है, इस युद्ध में बहादुर शाह आजम खां को परास्त ही नहीं करता है, अपितु उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है, मतलब उसकी हत्या कर देता। तो 1707 में जो जजायू का युद्ध चला था, जजायू का युद्ध लिख लीजिएगा 1707। इस युद्ध में कौन कौन लड़ रहे हैं, तो एक तरफ बहादुर शाह था और दूसरे तरफ आलम था, और इन दोनों के युद्ध में आलम की पराजय हो जाती है, बहादुर शाह जीत जाता है। और बहादुर शाह जीतता ही नहीं है बल्कि अपने प्रतिद्वंदी आलम को क्या करता है, हमेशा के लिए समाप्त कर देता। दूसरा युद्ध जो करता है वो करता है बीजापुर का युद्ध करता है, उत्तराधिकार को लेकर के दूसरा युद्ध जो बहादुर शाह करता है वो बीजापुर का युद्ध करता है। और ये युद्ध कब किया था, तो याद रखिएगा डेट को, 1709 में बीजापुर के युद्ध को कर रहा है। और बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह क्या कर रहा है, काम बख्श को, यहाँ भी युद्ध को लिख लीजिएगा बहादुर शाह और प्लस लिख लीजिएगा काम बख्श, ये दो लोगों के बीच में युद्ध चलता है। यहाँ काम बख्श की हार हो जाती है, यहाँ पर भी बहादुर शाह जीत जाता है। और इस युद्ध में भी बहादुर शाह केवल जीतता ही नहीं है, अपितु काम बख्श जैसे प्रतिद्वंदी को केवल अपदस्थ ही नहीं करके बल्कि इसकी हत्या भी कर देता। इस प्रकार देखा जाए तो बहादुर शाह गद्दी पे बैठने से पूर्व इन दो युद्धों का सामना कर रहा है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा सवाल के रूप में बनते रहते हैं। जब उत्तराधिकारी का युद्ध ये चल रहा था तो इस उत्तराधिकारी के युद्ध में कहा जाता है कि बहादुर शाह के तरफ से सिखों के आने वाले जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, वो बहादुर शाह का बहुत ज्यादा साथ दिए थे। यही कारण है कि सिखों के 10वें गुरु के साथ देने की वजह से बहादुर शाह इतनी अपने मुगलों की सत्ता को सुदृढ़ रखने के लिए विजय को हर तरह से हर संभव प्रयास करता गया और उसमें विजित होता चला गया। भारत के इतिहास में आने वाले उत्तरकालीन मुगल शासकों में अगर देखा जाए तो एक बात लिख लीजिएगा, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में इतिहास जो था वो कुछ अच्छा कहता है, वरना इसके बाद आने वाले जितने सारे उत्तराधिकारी होंगे उनके बारे में इतिहास केवल यही निर्देश देता है कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह एक अच्छा शासक के रूप में आता, बाकी के बाकी शासक टोटल अयोग्य उत्तराधिकारी के रूप में साबित होते हैं। बहादुर शाह एक ऐसा इतिहास के रूप में शासक दिखाई देता है, ये क्या करता है, ये मराठों को इजाजत देता है, मराठों का कर लिया जाता था, कर प्रणाली जो उसमें था चौथ और सरदेश मुखी जो था, उस चौथ और सरदेश मुखी को अधिकार दे देता है, मान्यता प्राप्त कर देता है कर वसूली का। तो यहाँ लिख लीजिएगा मराठों को क्या करता है, चौथ जो उनका कर था और सरदेश मुखी लिख लीजिएगा, सरदेश मुखी लिख लीजिएगा, यानी कि चौथ एवं सरदेश मुखी को मान्यता प्राप्त करता। ये भी लाइन आप याद रखिएगा, ये काम करता है, मराठों को चौथ सरदेश मुखी की मान्यता दे देता। इसके अलावा देखा जाए तो बहादुर शाह ने मारवाड़ के क्षेत्रों में युद्ध करता है और मारवाड़ के क्षेत्रों में जो राजा थे, राजा अजीत सिंह, बताया जाता है कि उनके साथ इसका संघर्ष होता है। उसके अलावा भी तमाम सारे क्षेत्रों पे अपना एकाधिकार घोषित करने की कोशिश किया। साथ ही साथ बहादुर शाह से रिलेटेड जो सबसे नामी सवाल आपको याद रखना है, जिस कर जजिया कर को औरंगजेब ने अकबर के हटाए जाने के बाद औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा लागू किया था, उस जजिया कर को बहादुर शाह क्या करता है, समाप्त कर देता।
तो सबसे नामी सवाल तो आपको यहाँ ये लिखना है कि ये क्या करता है, औरंगजेब के द्वारा लगाया गया, लिख लीजिएगा, औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर को समाप्त किया। यहाँ लिख लीजिएगा, जजिया कर को क्या करता है, जजिया कर को समाप्त करता है। ये भी बात आपको नोट करना है, ये सवाल के रूप में अक्सर आते हैं। परावर्ती मुगलों काल में औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो वो बहादुर शाह किया था। आगे चल करके बहादुर शाह की भी मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह का साथ देने वाले जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो गुरु गोविंद सिंह के मर जाने के बाद उनका उत्तराधिकार के रूप में जो आता है वो बंदा सिंह करके चले आते हैं, यानी कि बंदा सिंह गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकार के रूप में आते हैं। आगे चल के अभी बंदा सिंह की भी हत्या करवा दी जाएगी एक षड्यंत्र के माध्यम से। यानी कि बहादुर शाह से रिलेटेड आपको इतनी सारी बातों को याद रखना है और साथ ही साथ एक बात आपको ये याद रखना है कि जीवन के अंतिम दशक तक जाते जाते ये क्या कर रहा है, अपने शासनकाल की सत्ता की अगली पीढ़ी को लेते लेते 1712 तक जाते जाते इसकी पूरी समापन हो जा रही है, यानी कि इसकी मृत्यु लिख लीजिएगा, लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु लिखिएगा 1711 में ही मर जाता और 1712 में जाकर के एक दूसरा इसके उत्तराधिकार के रूप में जो गद्दी को संचालित करने के लिए शासक आता है वो आता है जहांदार शाह करके आता। तो 1712-13 में किसने शासन किया, अगला शासक लिखिएगा जहांदार शाह लिखिएगा, ये अगला शासक आता है। शासन कब तक किया, तो लिख लीजिएगा 1712 से 1713 तक इसने शासन किया है। इससे रिलेटेड आपको क्या क्या बातें याद रखना है। जहांदार शाह के बारे में अगर देखा जाए तो अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद गद्दी पे जहांदार शाह ही बैठता है, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ क्या नोट करेंगे कि बहादुर शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि बहादुर शाह का पुत्र भी था और उत्तराधिकार के रूप में आया था, पुत्र और उत्तराधिकारी था। पहला बात तो ये आप लिखिएगा। दूसरी बात देखा जाए जहांदार शाह से रिलेटेड, दूसरी बात देखा जाए तो मुगलों की सत्ता में, उत्तरकालीन मुगलों की सत्ता में आने वाला प्रथम अयोग्य शासक पूछा जाता है कौन था, तो पहला अयोग्य शासक जो था वो बहादुर शाह नहीं था बल्कि जहांदार शाह था। तो ये आने वाले उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में आप लिख लीजिएगा यह प्रथम अयोग्य सम्राट था, यह प्रथम अयोग्य सम्राट था, ये बात आप लिखिएगा, प्रथम अयोग्य शासक था। इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं कि परावर्ती मुगल काल में आने वाला पहला अयोग्य शासक कौन था, तो वो कोई और नहीं बल्कि जहांदार शाह के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में इसकी कुछ जितनी सारी क्रिया विधि था, जितना सारा ये काम काज किया है, अपने काम काज के हिसाब से इतिहास में इसको उपाधि दे दिया इतिहास ने, और वो उपाधि है लंपट मूर्ख के नाम से भी इसको संबोधित किया गया। कहा जाता है कि मुगलों में आने वाला पहला योग्य शासक के रूप में तो था ही था, साथ ही साथ इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये कई बार सवाल में ये भी पूछे जा चुके हैं, तो लंपट मूर्ख यहाँ लिख लीजिएगा, लंपट मूर्ख के नाम से भी इसको जाना गया, इसलिए क्योंकि ये किसी भी तरह की योग्यता में पारंगतता अपने आप को साबित नहीं कर पाता है जो इतिहास इसकी बखान करने के लिए मजबूर हो। इसके अलावा जहांदार साहब आने एक ऐसा शासक के रूप में दिखाई देता है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लाल कुंवारी नामक एक कन्या के साथ बहुत ज्यादा रंगरोली मनाने में व्यस्त अपने आप को टाइम दे देता था, इसलिए बादशाही सत्ता को संचालित करना ये बहुत जरूरी नहीं समझता था। यही कारण है कि इसकी जितनी सारी घिनौने हरकतें थी, इसकी जितनी ज्यादा कमजोर नीतियां थी, इसके वजह से फर्रुख सियर जब आता है तो फर्रुख सियर इसकी हत्या करके स्वयं गद्दी को संचालित कर लेता है। यानी कि कहा जाता है कि 1713 में जाकर के इसी का भतीजा था फर्रुख सियर, जिसका नाम बताया जाता है, वो फर्रुख सियर 1713 में ही इसका हत्या कर देता है और हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ एक लाइन आप और लिख लीजिएगा, वो लाइन लिखिएगा कि ये लाल कुंवारी लिख लीजिएगा, लाल कुंवारी नामक कन्या के साथ ये क्या करता था, नामक कन्या के साथ रंगरोली मनाने में व्यस्त रहता था, रंगरोली मनाने में व्यस्त रहता था। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा।
जहांदार शाह के बाद जो गद्दी पे आके बैठ रहा है वो बैठ रहा है फर्रुख सियर आ रहा है। तो अगला बादशाह आप लिखिएगा फर्रुख सियर के बारे में। और ये 1713 में जब गद्दी पे बैठेगा तो लंबा समय ये खींचता है, गद्दी को संचालित करता है तो काफी लंबा समय खींचता है। तो 1713 से लेकर के 1719 तक की शासन व्यवस्था इसके अंडर में दिखाई देती है। फर्रुख सियर से रिलेटेड आपको ये जानना है, फर्रुख सियर के अंदर ये ताकत कहां से आया कि ये जहांदार शाह की हत्या कर देता। इसके पीछे इतिहास ये कहता है कि जो सैयद बंधु थे वो सैयद बंधु ने फर्रुख सियर का साथ दिए थे। सैयद बंधुओं के सहयोग से आकर ही फर्रुख सियर गद्दी को बैठा था। हुसैन अली खां सैयद बंधुओं में आने वाले जो प्रमुख नेता के रूप में थे वो एक हुसैन अली खां था और दूसरा अब्दुल्ला था। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला ने फर्रुख सियर का साथ दिया और साथ दे करके फर्रुख सियर को गद्दी पे बैठाया और साथ ही देने का नतीजा था कि फर्रुख सियर ने जहांदार शाह की नीतियों से अप्रभावित होकर के उसको क्या करता है, गद्दी से उतारता ही नहीं है बल्कि उसकी हत्या कर देता है। तो इसका सहयोग साथ कौन दिए थे, तो इसका साथ देने वाले जो थे वो लिख लीजिएगा सैयद बंधु थे, सैयद बंधु लिख लीजिएगा। और सैयद बंधु में एक सैयद बंधु जो थे वो हुसैन थे और दूसरा जो थे वो अब्दुल्ला थे। ये दो सैयद बंधु का नाम आपको याद रखना। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे ये गद्दी पे बैठता है तो गद्दी पे बैठ के तमाम सारी नीतियों को संचालित करता है। इसी के समय का वो घटना घटित हो रहा है जब जाट नेता चुरामन का आक्रमण हुआ और जाट नेता चुरामन ने अपने आप को उदय होने की कोशिश किया था। और ये जाट नेता चुरामन का जो दमन किया गया था वो पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ, तो फर्रुख सियर में हुआ। यानी कि अगली बात लिख लीजिएगा कि इसी के शासनकाल में जो जाट नेता थे, जाट नेता चुरामन का दमन किया गया, चुरामन का दमन किया जाता है। तो ये बात आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा, फर्रुख सियर से ही शासन से संबद्ध रखता है। इसके अलावा फर्रुख सियर जब गद्दी पे बैठता है तो ये राजा जय सिंह जो थे, सवाई राजा जय सिंह जो थे, उनको सवाई की उपाधि देने का काम किया था। तो सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था, तो यहाँ लिख लीजिएगा राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि इसी ने दिया था, सवाई की उपाधि दिया था। और उपाधि जब दिया तो आज उनको हम लोग सवाई राजा जय सिंह के नाम से भी इतिहास में वो बड़े चर्चित रहते हैं, जिन्होंने कई सारे वेधशालाओं का निर्माण भी किया था। सवाई राजा जय सिंह के बारे में कहा जाता है। अपने शासनकाल के दौरान ये कहा जाता है कि जो बंदा सिंह थे, जो बंदा सिंह गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं बहादुर शाह का, जिन्होंने साथ दिया था। बहादुर शाह का साथ देने वाले गुरु गोविंद सिंह के मर जाने के बाद उत्तराधिकार मैंने बताया बंदा सिंह लिए थे। तो ये जाकर के फर्रुख सियर क्या करता है, उस बंदा सिंह की हत्या करवा देता है। यानी कि सिखों से आने वाले 10वें गुरु के उत्तराधिकार जो बंदा सिंह थे, अगली बात लिख लीजिएगा, बंदा सिंह की हत्या करवा देता है, हत्या करवाया। ये भी फर्रुख सियर से ही रिलेटेड आपको याद रखना है, जो बंदा सिंह की हत्या करवा देता है। इसकी शासन और इसकी नीतियों को देखा जाए तो कोई बहुत योग्यता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि ये सैयद बंधुओं के कठपुतला के रूप में धीरे धीरे सत्ताओं का संचालन करता था। यही कारण है कि इतिहास इसको एक बड़ी उपाधि देती है और इतिहास ये कहती है कि मुगलों की सत्ता में आने वाला अभी तक का सबसे घृणित और सबसे कायर बादशाह कोई था तो फर्रुख सियर ही दिखाई देता है। इसके बारे में एक बात और आपको लिखना है, इसको घृणित कायर के रूप में इसको देखा जाता है। जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किस बादशाह को घृणित या कायर बादशाह कहा गया, तो वो आपको याद रखना है, वो कहा गया है फर्रुख सियर को। फर्रुख सियर गद्दी पे बैठता है तो जिस सैयद बंधु के सहयोग से गद्दी को संचालित किया था हुसैन और अब्दुल्ला को, उस हुसैन अली और अब्दुल्ला को पद भी देता है। कहा जाता है कि जिस हुसैन अली के सहयोग से बैठा था उस हुसैन अली को ये बख्शी का पद दे देता है और जो अब्दुल्ला थे उस अब्दुल्ला को ये वजीर का पद पर नियुक्त कर देता है। यानी कि आपको ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो हुसैन थे इस हुसैन को ये बख्शी का पद देता है और जो अब्दुल्ला थे इनको क्या देता है, अब वो वजीर का पद दिया था। तो यहीं पे आप लिख लीजिएगा वजीरे का पद इनको देता है। फर्रुख सियर से रिलेटेड आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में अगर देखा जाए तो ये फर्रुख सियर एक इतिहास में रोचक घटना के साथ आता है और वो रोचक घटना ये था 1717 का फरमान था। 1717 का फरमान जारी किया और ये फरमान क्या था, इसमें ब्रिटिश सरकार को बिना चुंगी दिए व्यापार का एकाधिकार कर देता है
और ब्रिटिश सरकार को बिना चुंगी दिए जब व्यापार का अधिकार दे दिया तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो थी वो मुगलों के ऊपर हावी होते चली गई और एक समय तो ऐसा आएगा कि मुगलों की सत्ता धीरे धीरे ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा। यानी कि फर्रुख सियर से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि 1717 का इसने फरमान जारी किया और फिर फर्रुख सियर क्या करता है, ये जजिया कर को पुनः लगाता है। तो जजिया कर को औरंगजेब ने लगाया था, अकबर समाप्त किया तो औरंगजेब ने लगाता है। औरंगजेब लगाता है तो उसको हटाने का काम बहादुर शाह किया था और बहादुर शाह जजिया को हटाता है तो फिर जजिया कर को फर्रुख सियर लगाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा जजिया कर जो था उस जजिया कर को पुनः लागू किया, ये भी बात इसी से रिलेटेड आपको याद रखना। उसके बाद देखा जाए तो फर्रुख सियर की जो नीति थी, इस नीति के हिसाब से देखा जाए तो इसको क्या करते हैं, सैयद बंधु जो थे वो इसकी नीति को जब देखते हैं तो सैयद बंधुओं की बहुत ज्यादा कामकाज को लेकर के ये चलता नहीं है, इसीलिए सैयद बंधु नाराज हो जाते हैं इसके ऊपर और नाराज होकर के सैयद बंधु फर्रुख सियर की हत्या करवा देते हैं। और फर्रुख सियर की जब हत्या करवा देते हैं तो फर्रुख सियर के बाद सैयद बंधुओं ने एक छोटे से शासक को ला करके सोचा हम गद्दी पे बैठा देते हैं और सारी कमान को अपने संचालित करेंगे। सैयद बंधुओं के कहीं न कहीं ये ताकत अपने आप को प्रयोग करने के लिए वो लागू करना चाहते थे कि सत्ता पे हम ऐसे शख्स को बैठा दें जो शख्स केवल कठपुतले के रूप में रहे, बाकी सारे नियम और कानून, सत्ता की सारी ताकतवर भरी शक्ति जो है वो हमारे हाथ में रहे, मतलब सैयद बंधुओं के हाथ में रहे। इस काम को लेकर के तो फर्रुख सियर को गद्दी पे बैठाया, लेकिन फर्रुख सियर बहुत ज्यादा सैयद बंधुओं का सुना नहीं। यही कारण है कि फर्रुख सियर की हत्या करवा देते हैं सब। और हत्या करवा देने के बाद फर्रुख सियर की जैसे हत्या हो जाती है तो उसके बाद सैयद बंधुओं ने अगला शासक ला करके एक बहुत ही बेकार किस्म के राजा को ला करके बैठाते हैं, लेकिन वो बादशाह जो था वो बहुत दिन तक चल नहीं पाया, मात्र केवल 1 साल के अंदर अंदर ही उसको गद्दी से हटा दिया जाता है। और वो भी इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि वो भयंकर रूप से बीमार हो चुका था, गद्दी और शासन व्यवस्था को संचालित करने के लायक बचा ही नहीं था। तो फर्रुख सियर को क्या करते हैं, सैयद बंधु हत्या करवा देते हैं और हत्या करवाने के बाद रबी उद दरजात को ला करके अगला शासक के रूप में सैयद बंधु बैठाते हैं। तो अगला शासक जो आता है वो याद रखिएगा रबी उद दरजात करके आता है और ये 1719 में शासक बना। 19 में इसको जा करके हटा दिया जाता है, इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि ये बीमार हो गया और बीमार होने के कारण इसको क्या किया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। तो बीमार होने के कारण लिख लीजिएगा इसे गद्दी से क्या किया गया, हटाया गया। और इसको कौन बैठाया था तो ये भी आप याद रखिएगा, वो सैयद बंधु ही बैठाए थे। सैयद बंधु ने इसे राजा बनाया था, ये बात आप याद रखिएगा। क्यों बनाए थे, क्योंकि सैयद बंधु को ये लगा कि हम इतना कमजोर व्यक्ति को बना दे राजा कि वो केवल कठपुतला के रूप में काम करे, बाकी सारी नीतियों को हम संचालित करें। जब ये बीमार हो जाता है इसको हटा दिया जाता है रबी उद दरजात को, तो अगला शासक जो सैयद बंधु फिर बनाते हैं वो बनाते हैं रबी उद दौला को बनाते हैं। अगला शासक जो आता है रबी उद दौला और 1719 में ही जाकर के 2-4-5 महीना ये शासन करेगा, ये करेगा। उसी समय इसको भी हटा दिया जाता है, लेकिन इसको हटाते नहीं है सैयद बंधु बल्कि इसकी हत्या करवा देते हैं। तो एक पॉइंट तो आप यही वाला लिख लीजिएगा कि सैयद बंधु ने इसको भी बैठाया था। और दूसरी बात ये लिख लीजिएगा कि इसको क्या, सॉरी हत्या नहीं, इसको लिख लीजिएगा ये हो जाता है, इसको क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग से इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्षय रोग से जब ये मर जाता है तो इसके मर जाने के बाद सैयद बंधु अगला जो शासक बनाते हैं वो अगला शासक बनाते हैं मोहम्मद शाह को। यानी कि इतिहास की रोचकता को देखिएगा, औरंगजेब के उत्तराधिकारी में बहादुर शाह आता है, जहांदार शाह आता है, सैयद बंधुओं ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जहांदार शाह, बहादुर शाह तो एक नामी शासक के रूप में ही जाना जाता है। जहांदार शाह की कमजोर नीतियों को देख करके सैयद बंधु उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है और यही कारण है कि जहांदार शाह को सैयद बंधु फर्रुख सियर से मरवा देते हैं और ये जैसे मार देता है तो इसको गद्दी पर बैठाते हैं, लेकिन ये सैयद बंधुओं का सुनता नहीं है, इसलिए सैयद बंधु इसको खुद मार देते हैं। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो रबी उद दरजात को लाते हैं, लेकिन ये भी शासन की बागडोर को सही से नहीं संचालित कर पाया, बीमार हो गया, इसको हटा करके रबी उद दौला को लाए। रबी उद दौला को जब बैठाए तो क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है।
और जब ये मर जाता है तो सैयद बंधु अगला शासक के रूप में जिसको लेके आते हैं वो अगला शासक आता है मोहम्मद शाह करके आता है। तो इतनी सारी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज करूं, बाकी कहानी मैं आपको इसके बाद बताता हूं। इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी हम लोग देखते हैं रबीउद्दौला के बाद की जो आने वाले शासक है वो मोहम्मद शाह से जुड़ी हुई इतिहास के बारे में पूरी कहानी पे हम लोग बातचीत करते हैं। मोहम्मद शाह के बारे में देखा जाए तो अगला शासक जो आता है वो मोहम्मद शाह, यहाँ आप हेडिंग डाल लीजिएगा मोहम्मद शाह के बारे में। और मोहम्मद शाह जब आता है तो ये गद्दी पे बैठता है 1719 में, उन लोगों को हटाया ही गया था। 1719 से लेकर के 1748 तक ये शासन करता है। तो इसकी शासन व्यवस्था को लिख लीजिएगा, 1719 से लेकर के 1748 तक इसकी शासन व्यवस्था देखी जाती है। मोहम्मद शाह से रिलेटेड अगर बातों को देखा जाए तो सबसे पहला बात हमको क्या याद रखना है, तो इसको भी कौन बैठा रहा है गद्दी पे, तो कहेंगे सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधु ने गद्दी पर इसको भी बैठाया। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, सैयद बंधु ने गद्दी पर बैठाया। दूसरी बात ये इसका देखा जाएगा, जब ये गद्दी पे बैठता है तो ये बड़ा ही कमजोर किस्म का शासक दिखाई देता है और कुछ ये जीवन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा था। शासन सत्ता की बागडोर को संचालित करने की ताकत इसके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि इसके बारे में कहा जाता है कि मुगलों में आने वाला ये एक अयोग्य शासक था। तो इसके बारे में अगली बात ये लिख लीजिएगा कि यह एक अयोग्य शासक भी था, यह एक अयोग्य शासक था। इसको अयोग्य क्यों कहा जा रहा, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पशुओं की लड़ाई देखना, महिलाओं का नृत्य देखना, इन सब कामों में बहुत ज्यादा ये दिलचस्प रखता था। पशुओं को लड़ाता था, महिलाओं का नृत्य देखता था, यानी कि सत्ता की संचालन करने में इसकी किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए इतिहास इसको उपाधि दे देता है, भारतीय इतिहास में इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला बात लिख लीजिएगा, रंगीला बादशाह इसको कहा गया। रंगीला बादशाह क्यों कहा गया, क्योंकि पशुओं की लड़ाई देखना, महिलाओं का नृत्य देखना, ऐसे तमाम सारे कार्यों में बहुत ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखता था। इसीलिए इसको रंगीला बादशाह के रूप में इतिहास विभूषित करता है। इसके अलावा इसके बारे में देखा जाए तो मोहम्मद शाह जो था, ये मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं को धीरे धीरे देखा कि सैयद बंधु जो थे वो धीरे धीरे मुगलों की सत्ता पे आकर के अपना एक अधिकार जमा रहे थे। क्योंकि फर्रुख सियर को बैठा दे रहे हैं, रबीउद्दौला को बैठा रहे हैं, रबीउद्दर्जात को बैठा रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद शाह को बैठा दे, और धीरे धीरे सैयद बंधु जो थे वो पूरी कमान को अपने हाथ में ले चुके थे। मुगलों के उत्तराधिकार में आने वाले जो शासक थे वो केवल और केवल कठपुतला शासक के रूप में दिखने लगे। यही कारण है कि मोहम्मद शाह ने यह सोचा कि अगर सत्ता की बागडोर को वास्तव में संचालित करना है तो सैयद बंधुओं का अंत करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सैयद बंधु के हाथ में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य चला जाएगा। और जब सैयद बंधु के हाथ में चला जाएगा तो मुगलों के उत्तराधिकार के रूप में जो नाम मात्र के कठपुतला शासक के रूप में नियुक्त कर रहे हैं वो कठपुतला शासक के रूप में भी सैयद बंधु नियुक्त नहीं करेंगे। इसीलिए मोहम्मद शाह ने क्या किया, सैयद बंधुओं को धीरे धीरे क्या करता है, इन लोगों का अंत करवा देता है। यानी कि इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसने सैयद बंधुओं का अंत करवा दिया। सैयद लिख लीजिएगा, इसने सैयद बंधुओं का क्या करता है, सैयद बंधुओं का अंत करवा दिया। इस बात को लिख लीजिएगा, अंत करवा देता। इसके बाद मोहम्मद शाह से रिलेटेड हम लोगों को जो बात देखना है वो ये देखना है, 1739 में जाकर के इसके सामने एक भयानक आपत्ति आ रही है। और 1739 में क्या होता है, करनाल का युद्ध होता है। तो ये भी युद्ध कई बार पूछा गया, करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में। इस करनाल के युद्ध में क्या होता है, जो फारस के शासक थे नादिर शाह, जो नादिर शाह के नेतृत्व में अभी चलेगा अहमद शाह अब्दाली भारत पे युद्ध करने के लिए। अभी जो नादिर शाह था फारस का शासक, उस नादिर शाह के साथ करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह के साथ समझौता किया जाता है। और मोहम्मद शाह ने इस समझौता का बिल्कुल देखा जाए तो विरोध नहीं कर पा रहा है। यानी कि करनाल के युद्ध में क्या हो रहा है, 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में समझौता हो रहा है और मोहम्मद शाह को इसका खास विरोध नहीं कर पा रहा। और करे भी कहां से, क्योंकि मुगलों के तरफ से आने वाले थे सारे अयोग्य, कमजोर, घृणित कार, लंपट, मूर्ख, रंगीला बादशाह जैसे जब शासक आ रहे हैं तो इतनी कमजोर शासक एक बड़ी फारस के शासक के सामना करने के लिए या उसके समझौतों को विरोध करने के लिए तो ताकत चाहिए, सत्ता की बागडोर में ताकत चाहिए, स्वयं की नीतियों में ताकत चाहिए, वरना साम्राज्य को धाराशाही होने में तनिक सा टाइम नहीं लगता।
इसलिए करनाल का युद्ध देखा था 1739 में, ये डेट आपको याद रखना 1739 में हो रहा है। और इससे रिलेटेड हमको दो बात जो याद रखना है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया। जो जजिया कर अरबों के आक्रमण के समय से ही लगे थे और कभी लगते थे कभी हटते थे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ते हुए चला आया। उस जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने का काम किसने किया था, ये सवाल कईयों बार पूछे जाते हैं। वो कोई और नहीं था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के बाद अब जजिया कर भारत पे दोबारा लगने वाला नहीं है, अंतिम रूप से समाप्त कर देता है। इसके बारे में अगली बात हम लोग लिखेंगे कि इसने क्या किया, जजिया कर को लिखिएगा, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया, अंतिम रूप से समाप्त कर देता। ये बात आप याद रखिए, अंतिम रूप से समाप्त किया, ये सवाल पूछता रहता। शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था, उस मयूर सिंहासन पे आने वाले सारे अयोग्य उत्तराधिकारी तो बैठते रह गए, लेकिन मोहम्मद शाह के बाद किसी को नसीब नहीं हुआ जो मयूर सिंहासन पर बैठे, क्योंकि मयूर सिंहासन अब मुगलों के हाथ में रहेगा ही नहीं, वो मुगलों के हाथ से ही निकल जाएगा। कुछ ऐसी चमत्कार घटना घटित हो गई, और वो चमत्कार घटना क्या था, आक्रमण ही चलेंगे और इन कमजोर शासकों की सत्ता को एकदम बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा। यही कारण है कि मोहम्मद शाह को देखा जाए तो इसके बारे में एक कहावत ये भी आता है। तो अगली बात आप लिख लीजिएगा यहाँ, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था, अंतिम बादशाह था। इस बात को आप याद रखिए, अंतिम बादशाह था। आगे चल के इसकी भी मृत्यु हो जाती है, 48 तक ये शासन करता है। इसके शासन के बाद जो गद्दी को संचालित करेगा वो करेगा अहमद शाह करेगा। और अहमद शाह जब गद्दी पर बैठेगा, इतनी बात आप मोहम्मद शाह से रिलेटेड याद रखिएगा, सैयद बंधु गद्दी पर बैठा रहे, अयोग्य शासक था, रंगीला बादशाह कहते थे। सैयद बंधु का अंत करवाया करनाल युद्ध में 1739 में, नादिर शाह के साथ समझौता हुआ, विरोध भी नहीं कर पाया। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था। इतनी सारी बात आप मोहम्मद शाह से रिलेटेड याद रखिएगा। 1748 में जैसे ये समापन हो जाता है इसका, तो 1748 से लेकर के 1754 तक देखा जाए, 1748 से 1754 तक जो गद्दी को चलाया है वो कोई और नहीं बल्कि अहमद शाह चलाया। तो अहमद शाह के बारे में देखा जाए तो अहमद शाह के बारे में इसकी जन्म मृत्यु की कहानी गाथा हम कुछ बता नहीं रहे हैं, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। मुख्य फैक्ट पे केवल हम बात कर रहे हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखता है और सवाल के रूप में भी पूछे जाते हैं। अहमद शाह को अगर देखा जाए तो अहमद शाह जब गद्दी पे बैठता है तो इसी का शासनकाल है जब बताया जाता है कि फारस के जो शासक नादिर शाह थे, उस नादिर शाह के नेतृत्व करने के लिए, उस नादिर शाह के ही तरफ से चलने वाला अहमद शाह अब्दाली, उन्हीं का दूत समझ लीजिए, अहमद शाह अब्दाली भारत पे अटैक करता। यानी कि सबसे पहला बात हम लोगों को क्या देखना है कि नादिर शाह का जो योग्य सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, वो अहमद शाह अब्दाली भारत पे कब आक्रमण कर रहा है, तो कहेंगे अहमद शाह के शासन काल के समय कर रहा है। तो इसके समय हम लोगों को क्या लिखना है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। और याद रखिएगा वो आक्रमण एक बार नहीं, ये अहमद शाह जो अब्दाली था वो भारत पे एक बार आक्रमण नहीं किया, 2 बार नहीं किया, टोटल 7 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली भारत पे कुल 7 बार आक्रमण किया। जिस अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कुल 7 बार आक्रमण किया, वो अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के शासनकाल में 3 बार युद्ध किया था। मेरी बात समझिएगा, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का योग्य सेनापति था। अहमद शाह अब्दाली के बारे में एक बात और नोट करिएगा कि ये फारस के शासक नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था। दूसरी बात यह जानना है कि ये भारत पे कुल 7 बार आक्रमण किया है, उन 7 बार के आक्रमणों में 3 बार आक्रमण किया था ये अहमद शाह के शासनकाल में। बाकी जो युद्ध कर रहा है वो अभी आगे के बादशाहों में हम बताते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, पहला बात लिखिएगा आक्रमण हुआ। दूसरी बात लिख लीजिएगा, जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली जो था ये किसका सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का योग्य सेनापति था। नादिर शाह लिख लीजिएगा यहाँ, नादिर शाह का योग्य सेनापति था, ये बात आप लिख लीजिएगा। और ये नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था, तो फारस के क्षेत्र का ये रहने वाला था।
अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के शासनकाल में कितनी बार युद्ध करता है? तो लिख लीजिएगा अहमद शाह के समय 3 बार युद्ध किया था। अहमद शाह के समय 3 बार युद्ध किया था। 3 बार युद्ध किया था, ये भी बात आप यहीं पे लिखिएगा, 3 बार युद्ध किया था। इसके बाद इससे रिलेटेड एक बात आपको यही और नोट के रूप में लिख लीजिएगा कि जो अहमद शाह अब्दाली था, ये अहमद शाह अब्दाली जो था, यानी कि अब्दाली जो था, ये अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था। ये बात लिख लीजिएगा, अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था, कुल 7 बार आक्रमण किया था। ये बात आप याद रखिएगा। ये भी कई बार आक्रमण किया सवाल के रूप में बन चुके हैं। तो टोटल 7 बार किया। जिस 7 बार के आक्रमण में देखा जाए तो 3 बार के अटैक जो कर रहा है वो अहमद शाह के शासनकाल के समय कर रहा। तो अहमद शाह से रिलेटेड जितनी सारी बातें आपको केवल अहमद शाह अब्दाली से रिलेटेड आपको याद रखना है, तो ये सब बातों को आप याद रखिएगा। बाकी सेनाओं को वेतन नहीं देना, इसकी तमाम सारी अयोग्य नीतियां, उन सब बातें आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछने वाला नहीं है। अहमद शाह के बाद अगर देखा जाए तो जो शासक आता है वो आता है आलमगीर द्वितीय करके आता है। आलमगीर द्वितीय आता है और ये 1754 तक शासन किया था। तो 1754 से लेकर के आलमगीर ने 1759 तक गद्दी को संचालित किया। यानी कि 1754 से लिख लीजिएगा, 1754 से 1759 तक ये गद्दी को चलाता है। और आलमगीर द्वितीय के बारे में हमको क्या क्या जानना? आलमगीर द्वितीय को देखा जाए तो ये आलमगीर इसका नाम नहीं था, बल्कि उपाधि के रूप में लिया था। आलमगीर इसकी दरअसल देखा जाए तो इसकी उपाधि थी और ये उपाधि को लेकर के धारण किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई बहुत खास शासक नहीं था, एक कायर डरपोक किस्म का शासक था। यही कारण है कि आगे चल के इसकी हत्या करवा दी जाती है और ये जैसे ही मर जाता है, इसके मर जाने के बाद शाह आलम द्वितीय अगला परावर्ती मुगल सम्राटों में शासक के रूप में दिखाई देता। लेकिन इससे रिलेटेड आपको एक बात याद रखना, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, यहाँ लिख लीजिएगा प्लासी का युद्ध। जो ये प्लासी का युद्ध हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध सब बताऊंगा। यहाँ प्लासी का युद्ध जो चल रहा है 1757 में, इसी के समय लड़ा गया। ये बात आप याद रखिएगा। ये नहीं लड़ा था, ये मत सोचिए ये लड़ रहा है। आपको ये याद रखना है कि इसके शासन काल के ही समय प्लासी का युद्ध देखा जा रहा है और ये एक अयोग्य शासक के रूप में था। कोई इसकी बहुत ज्यादा उपलब्धि दिखाई नहीं देती है। हाँ, एक बात याद रखना होगा, तो ये याद रखिएगा कि जो ये आलमगीर द्वितीय था, इस आलमगीर द्वितीय जो था, इसका आलमगीर द्वितीय नाम नहीं बल्कि आलमगीर इसकी उपाधि के रूप में दिखाई देती है। तो उपाधि जो इसकी थी वो लिख लीजिएगा, उपाधि क्या था? तो आप कहिएगा आलमगीर इसकी उपाधि थी। आलमगीर द्वितीय से रिलेटेड इतनी सारी बात बस याद रखिएगा, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात नहीं है। आलमगीर द्वितीय के बाद जो आता है 1759 से लेकर के 1806 तक शासन करने के लिए वो आता है शाह आलम। अगला शासक डालिएगा शाह आलम द्वितीय और ये 1759 से लेकर के 1759 से 1806 तक लिख लीजिएगा, ये सत्ता को संचालित करेगा। आलमगीर द्वितीय के मरने के बाद जो मुगलों की अगला शासक आता है वो आता है इसी का उत्तराधिकारी अली गौहर करके आता है। इसके मर जाने के बाद इसी का पुत्र आता है, उत्तराधिकार के रूप में गद्दी को संचालित करता है और उसका नाम था अली गौहर, उसका नाम बताया जाता है। तो नाम इसका जो था वो क्या था? अली गौहर आपको लिखना है। प्रारंभिक नाम या मूल नाम लिख सकते हैं, प्रारंभिक नाम या मूल नाम लिख सकते हैं। वो क्या था? अली गौहर था, अली गौहर। उपाधि क्या धारण करके गद्दी पे बैठ रहा है? तो उपाधि याद रखिएगा, शाह आलम की उपाधि धारण कर रहा है। शाह आलम इसकी उपाधि थी, शाह आलम की उपाधि से ये गद्दी पर बैठ रहा है। इसके शासन काल में देखा जाता है सत्ता को संभालने के बाद इसके पास बहुत सारी समस्याएं आ गई। जैसे गद्दी पे बैठता है तो इसके शासन काल में तमाम सारी समस्याएं आती हैं और तमाम सारी समस्याओं का इसको सामना करना पड़ा। वो तमाम सारी समस्याएं क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में एंट्री कर चुकी थी, अपना रुतबा फैला रही थी। एक समस्या तो ये था।
दूसरी बात यह था कि जो पंजाब के क्षेत्रों में देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली जो फारस के शासक नादिर शाह के योग्य सेनापति था, वो अहमद शाह अब्दाली पंजाब के क्षेत्रों में आके ताबड़तोड़ हमला बोल रहा था। दूसरी समस्या तो इसके सामने ये थी। फिर तीसरी बात देखा जाए तो इसने अपने वजीर, जो इसका वजीर था, उसने विद्रोह पे उतारू हो गया था, गाजीउद्दीन को बताया जाता है, वो विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इसके सामने ये जैसे गद्दी पे बैठता तो ये तमाम सारी समस्याओं से जकड़ गया, चारों तरफ से समस्याओं से ये बध जाता, और वैसे योग्य सारे के सारे उत्तराधिकारी थे, साथ ही साथ कई सारी समस्याएं जब इसको दबा देंगे तो सत्ता को संचालित कर पाना तो बड़ा मुश्किल की बात पड़ जाएगी, क्योंकि स्वतंत्र शासक होने के बाद तो ये सत्ता को संचालित कर ही नहीं पा रहे थे। तो जब कई सारी समस्याओं के बीच ये जकड़ जाएंगे, सत्ता को कैसे संचालित करेंगे। यही कारण है कि शाह आलम द्वितीय के ही समय जाते जाते उत्तरकालीन मुगलों की जो अस्तित्व थी, जो बुनियादी थी, जो साख थी, जो इनकी विश्वास भरी पड़ी थी, वो सारा टूट जाता है, बिखर जाता है, और ये चले जाते हैं अंग्रेजों के अंडर में चले जाएंगे। यानी कि अभी सैयद बंधु सोच रहा था कि हम मुगलों पे अपना अधिकार करें, लेकिन उसको तो खत्म कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज सोचेंगे कि हम मुगलों पे अधिकार करें, और अंग्रेज जब ये बात सोचेंगे तो अंग्रेज इस बात को पूरी तरीके से मुगलों पे अपना हावी हो जाते हैं, और मुगल अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन जाते हैं। यानी कि जो मुगल आए थे, जो अंग्रेज आए थे व्यापार के उद्देश्य थे, वो अंग्रेज इनकी कमजोर नीतियों, इनकी घिनौनी हरकतों को देख करके इनके ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इसके समय की समस्याएं क्या थी, आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैं नहीं लिख रहा, लिख लीजिएगा। एक समस्या तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया। दूसरी समस्या ये था पंजाब के क्षेत्रों में जो नादिर शाह का योग्य सेनापति अहमद शाह अब्दाली का ताबड़तोड़ आक्रमण चल रहा था। और तीसरी समस्या इसी का वजीर जो था उसके बारे में लिख लीजिएगा, जो गाजीउद्दीन था, उसकी समस्याएं आई। ऐसे तमाम सारे समस्याओं से शाह आलम द्वितीय पीड़ित हो जाता है, और शाह आलम द्वितीय जब पीड़ित हो जाता है तो सत्ता की बागडोर को अब कहां से संचालित करेगा। वो एक तरफ फारस के क्षेत्रों के दबाव में आ गया, दूसरी तरफ अंग्रेज के दबाव में आ जाता है, और फारस के क्षेत्रों के दबाव से निपटने के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। अंग्रेजों ने जब उसको सहयोग देता अहमद शाह अब्दाली से अटैक करने के लिए, तो अंग्रेज सहयोग दे करके धीरे धीरे इसके पूरे शस्त्र व्यवस्था पे ही अपना अधिकार कर लिए। यानी कि ये कहीं का नहीं रहा, न घर का न घाट का, इसको हर तरह से क्या किया गया, नंगा कर दिया गया शासन व्यवस्था के हिसाब से। तो तीसरी बात इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, शाह आलम द्वितीय के बारे में उपाधि इसने शाह आलम का धारण किया। समस्या मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समस्या को खुद लिख लीजिएगा। मैंने बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो रहा है, पंजाब के क्षेत्रों में आक्रमण चल रहा है अहमद शाह अब्दाली का, और इसका खुद वजीर विद्रोह के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी तमाम सारी समस्याओं का सामना किया। जो पंजाब के क्षेत्रों में आक्रमण चल रहा था अहमद शाह अब्दाली का, वो अहमद शाह अब्दाली भारत पर 5वां नंबर का जो युद्ध किया था वो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किया था। और 5वां जो युद्ध हुआ था वो कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ था, वो भारतीय इतिहास की पूरी बुनियादी भरी जो अस्तित्व भरी उसको झकझोर के रख दिया। जो 5वां युद्ध चला था वो पानीपत के मैदान में चला था, और पानीपत के मैदान में जो युद्ध हुआ था, 2 युद्ध तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पानीपत का युद्ध हम लोगों ने बाबर के समय पढ़ लिया, अकबर के समय पढ़ लिया। अब तीसरा ये युद्ध पानीपत में चल रहा था, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध जब चला था उस समय मुगल सत्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो शाह आलम द्वितीय कर रहा था। इसी के शासनकाल में कहा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। तो अगला बात हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध लिखिएगा। तृतीय युद्ध जब 14 जनवरी 1761 के आसपास ये युद्ध लड़ा जा रहा है। तो 1761 में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में कौन कौन था, तो एक तरफ जो थे वो अफगान थे, एक तरफ अफगान थे, और दूसरी तरफ कौन था, तो कहेंगे मराठा था। दूसरी तरफ ये मुगल से नहीं लड़ाई चल रही है, मराठाओं से चल रही, मराठा था। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अफगानों का जो नेतृत्व कर रहा था वो अफगान के तरफ से कौन था, तो कहेंगे अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली। और मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो कहेंगे सदाशिव राव भाऊ था। ये 2 सेनाएं जो थी, एक तरफ मराठा सेना का नेतृत्व करने वाला सदाशिव राव भाऊ, दूसरी तरफ अफगान सेना का नेतृत्व करने वाला अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों के बीच 1761 में पानीपत के मैदान में एक घमासान युद्ध चलता है, क्योंकि 2 बड़ी ताकतवर शक्तियों के बीच ये संग्राम चल रहा था।
और इतनी विशाल संग्राम में जो रिजल्ट निकला था वो परिणाम ये निकला कि अफगान सत्ता जो थी वो जीत जाती है और मराठा सत्ता जो थी वो हार जाती है। यानी फाइनली देखा जाए तो पानीपत का जो युद्ध 5वें नंबर का अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीवन काल में किया था, वो उसका 5वां युद्ध 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में मराठाओं के नेतृत्व करने वाली सदाशिवराव भाऊ की सेनाओं को पूरी तरह से अपदस्थ कर देती है। यानी कि यहाँ आपको एक बात और लिख लेना, यहाँ पे एक बात और लिख लीजिएगा, वो बात है मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, ये तृतीय युद्ध जो चल रहा पानीपत का लिख लीजिएगा, तृतीय युद्ध जो था ये अहमद शाह अब्दाली का 5वां युद्ध था। अहमद शाह अब्दाली का 5वां नंबर का युद्ध था। ये बात आप याद रखिएगा। टोटल 7 बार ये युद्ध किया है, 5वां युद्ध था, ये बात आप नोट करिएगा। 5वां जो युद्ध कर रहा है वो पानीपत के मैदान में कर रहा है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के समय कुछ और घटनाएं घटित हुई। 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें शाह आलम द्वितीय ही शासक के रूप में था, इसको भी वहां एकदम बिचौलियों की तरह रख दिया गया। तो बक्सर का युद्ध लिख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध जो चल रहा है ये कब चल रहा है? 1764 में। ये इसी के समय लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध होने के बाद उसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट आगे क्या निकलता है? इलाहाबाद की संधि करके अंग्रेज क्या करते हैं? मुगलों को पूरे तरह से नंगा कर दिए, यानी कि मुगलों के अधिकार को ही समाप्त कर देते हैं एक तरह से। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में चल रहा है, इसी का नतीजा निकला था इलाहाबाद के समझौते के साथ इसको समाप्त किया गया। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, वो इलाहाबाद की संधि लिख लीजिएगा 1765। इसी इलाहाबाद की संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया जाता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय को मजबूर किया गया, जलील कर दिया जाता है। तो इलाहाबाद की संधि आप लिख लीजिएगा 1765। अब अंग्रेज जो थे वो मुगलों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गए, यानी मुगल जो थे वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुके थे। और कब्जे में आने का ही नतीजा था कि 1803 तक जाते जाते जो मुगल थे वो अंग्रेजों को अपने अंडर में कर लेते हैं, और अंग्रेज मुगल केवल और केवल अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन जाते हैं। यानी कि वो मुगल साम्राज्य जिसको बाबर ने स्थापित किया था, वो मुगल साम्राज्य जो अपनी सैन्य शक्ति पराकाष्ठा के लिए जाना जाता था, वो मुगल साम्राज्य जिसमें आने वाले बादशाह अकबर को पूरे विश्व के नेपोलियन के रूप में संज्ञा दिया गया, वो मुगल साम्राज्य जिसमें आने वाले औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह जो अपनी सत्ता और नीति को लेकर के पूरे बादशाहों को अटैक करके अपदस्थ करने की कोशिश किया, उस मुगल साम्राज्य से आने वाले औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में शाह आलम के समय जाते जाते पूरी तरीके से मुगलों की सत्ता जो थी वो कठपुतली हो गई। पहले तो सैयद बंधु ने कठपुतली बनाने की कोशिश किया, लेकिन मोहम्मद शाह ने उनको खत्म करवा देता है। लेकिन जब अंग्रेजों ने कठपुतली बनाने की कोशिश किया तो मुगलों की ताकत नहीं थी कि अंग्रेजों से अटैक करके उनकी सत्ता को, उनकी नीति को समाप्त कर पाए। यही कारण है कि अंग्रेजों ने पूरी तौर तरीके से शाह आलम द्वितीय के शासनकाल तक जाते जाते भारत पे एक तरह से अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो अगली बात आप क्या लिखेंगे? 1803 में क्या होता है? 1803 का ये डेट याद रखिएगा, डेट पूछा जा चुका है। और ये डेट कैसे पूछा जाएगा? अंग्रेजों ने दिल्ली पे पहली बार अपने अधिकार को कब जमाया था? तो कहिएगा 1803 में। अंग्रेजों का जो दिल्ली पे अधिकार हो रहा है, जिस दिल्ली पे उत्तरकालीन मुगल सम्राट बैठे थे, वो समय क्या था? 1803। यानी कि इस समय क्या हो रहा है? अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। अंग्रेजों का यहाँ लिख लीजिएगा दिल्ली पर अधिकार हो गया, अधिकार लिख लीजिएगा, अधिकार हो गया। अब जब अंग्रेज का दिल्ली पे अधिकार हो जाता है तो इनका क्या काम होगा? ये सब के सब पेंशन भोगी शासक बन के रह गए, और पेंशन भोगी यानी अंग्रेज इनके अपने मर्जी के हिसाब से पेंशन दे करके इनको रखे। और साथ ही साथ सब के सब धीरे धीरे अब इसके बाद 2 ही शासक और आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा तो अंग्रेज इनको हमेशा के लिए खत्म करवा के अपना अधिकार जमा लेंगे। इतनी सारी बातों का आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको इरेज करता हूँ और अगले बादशाहों के बारे में जुड़ी हुई जितनी सारी कहानी है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। शाह आलम द्वितीय के बाद देखा जाए तो अगला शासक जो आ रहा वो यहाँ हम लोग लिखेंगे अकबर द्वितीय करके, और ये 1806 से लेकर के 1837 तक शासन करेगा। इसके बारे में भी देखा जाए तो मुगल जो थे वो पेंशन भोगी तो हो ही चुके हैं, तो ये भी क्या हुआ है? ये भी पेंशन भोगी के रूप में ही शासन का सत्ता चलाएगा। पेंशन भोगी
के रूप में शासन चलाएगा, पेंशन भोगी हो चुका था। दूसरी बात जो हम लोगों को यहाँ इससे रिलेटेड याद रखना वो बात ये था कि मुगलों का जो सिक्का था, मुगल सिक्कों को क्या किया, इसने बंद करवा दिया। मुगल सिक्कों को क्या करता है, मुगल सिक्कों को बंद करवाया। क्यों बंद करवा दिया भाई? इसलिए क्योंकि अब मुगल जो थे वो अंग्रेज के अंडर में 1803 में आ गए। अब मुगल अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं है। अब उनके ऊपर इतनी ज्यादा अधिकार नहीं है जितना वो इसके पहले करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा देखा जाए तो मुगलों ने जो पेंशन को निर्धारित किया था, उस पेंशन को बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या करता है, ब्रिटेन भेजता है, ताकि मुगल जो थे, मुगलों का पेंशन जो था वो ब्रिटिश सरकार और बढ़ावे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पेंशन के रूप में इनको रखे थे। तो ये क्या करता है, जो राम मोहन राय थे, राम मोहन राय लिखिएगा, राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसने दिया, राजा की उपाधि देने का काम किया। और राजा की उपाधि देता तो ये बन जाते राजा राम मोहन राय। इनको धार्मिक आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आधुनिक भारत के धार्मिक आंदोलन से। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे देता है। राजा की उपाधि दे के इनको सीधे ब्रिटेन भेजता है। और भेजने का मकसद अकबर द्वितीय का केवल यही था कि मुगलों की जो पेंशन निर्धारित किया है ब्रिटिश हुकूमत, उस पेंशन को और बढ़ा करके रखे। इसलिए इस उद्देश्य से इसने भेजा। और ये ब्रिटेन गए भी। जब ये ब्रिटेन जाते हैं तो वहीं पे ब्रिस्टल नामक एक जगह था, वहीं पे जाकर के बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी राम मोहन राय ब्रिटेन में ही, लंदन में ही देखा जाए, इंग्लैंड के क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ब्रिटेन में जब ये गए, इनको राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया, साथ ही साथ इनको क्या किया, तो यहाँ एक बात और लिखिएगा, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन भेजा। अकबर द्वितीय ने पेंशन बढ़ाने के लिए, लिख लीजिएगा, पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन भेजा। ये ब्रिटेन जा रहे हैं और ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे लिख लीजिएगा, ब्रिटेन में ब्रिस्टल नामक जगह लिख लीजिएगा, ब्रिस्टल नामक जगह पर लिख लीजिएगा, जगह पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ये वहीं पे जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात लिख लीजिएगा। ये गए थे पेंशन बढ़वाने के उद्देश्य से, लेकिन वहीं पे जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चल करके अकबर को देखा जाए तो 1837 तक जाते जाते अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। 1837 तक जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक के रूप में जो आता है वो आता है बहादुर शाह द्वितीय आता है, जो जफर के उपनाम से कविता लिखता था, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये शासन करेगा 1837 से लेकर के 1857 के विद्रोह तक ये शासन करता है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को देखा जाए तो इससे रिलेटेड आपको सबसे पहला बात ये याद रखना है कि ये जफर के उपनाम से कविता लिखता था। जफर के उपनाम से क्या करता था, उपनाम से कविता लिखता था। पहला बात तो आपको ये याद रखना है, कविता लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। यानी कि जफर के उपनाम से बहुत ज्यादा कविताओं को लिखता था। साथ ही साथ देखा जाए तो इसके बारे में 1857 का जो संग्राम हुआ था वो इसी का शासनकाल चल रहा था। और 1857 के संग्राम में ही अंग्रेज अधिकारी एक था जिसका नाम हडसन बताया जाता है। वो अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इसको क्या किया, अरेस्ट कर लेता है, दिल्ली के क्षेत्रों से इसको गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार कर लेने के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी इसको सीधे रंगून भेज देती है, म्यांमार वर्मा भेज देती है रंगून में। और वहीं पे जाकर के 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो जितनी सारी उत्तरकालीन मुगल सम्राट आए थे उसमें बहादुर शाह प्रथम के ही एक योग्य शासक के रूप में आता है। बाकी जितने सारे शासक हम लोगों ने देखा सब के सब कमजोर थे। और मुगल जो इतनी बड़ी विरासत के रूप में अपनी सत्ता को स्थापित की थी वो मुगल बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जाते जाते पूरी तौर तरीके से उसका नामो निशा समाप्त हो गया और अंग्रेजों का यहाँ पे अपना एकाधिकार हो जाता। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय से पहला बात तो आप ये लिख लीजिएगा, जफर के उपनाम से कविता लिखता था। दूसरी बात लिख लीजिएगा, अंग्रेज अधिकारी जो हडसन था, हडसन इसको दिल्ली से गिरफ्तार करता है। ये बात लिख लीजिएगा
तीसरी बात इससे जुड़ी लिखिएगा कि इसको क्या किया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, म्यांमार के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। और 1862 में लिख लीजिएगा जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1862 में जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो थे वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो इतनी सारी जो बातें थी इससे को भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इन बातों का भी। बाकी जब मैं अपनी अगली क्लास के साथ मिलता हूं तो वहां मैं बात करूंगा एक छोटे से संप्रदाय सिख संप्रदाय के बारे में। फिर हम लोग मराठा शासक पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी तौर तरीके से देखा जाए तो हम लोगों का पूरा जो मेडाइवल था वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस चैप्टर को मुझे पढ़ाना चाहिए था, आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि शुरू करना चाहिए था यहाँ से, लेकिन मुगलों की जो सत्ता चल रही थी, मुगलों का जो पतन था, उस पतन का एक भाग जो था औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, मैंने यहाँ पे आपको पूरी क्लास दे दिया। इन सारी बातों का आप क्लास का नोटबुक बनाते चलिएगा। टोटल वही बात मैंने लिखा जो आपके प्रतियोगी परीक्षा से संबद्ध रखते हैं। बाकी किसी बात को मैं व्हाइट बोर्ड पे पेस्ट करने की जरूरत समझता भी नहीं। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।